हेलो एवरीवन। मॉडर्न वर्ल्ड में हम कर रहे थे चीन में अफीम युद्ध। चीन में अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध में हमने कब से कब तक शुरू हुआ था? ये 1839 से 42 ईस्वी तक। इसके हमने रीजन्स भी करे थे। फर्स्ट था विदेशों पर कठोर प्रतिबंध, सेकंड अंग्रेज अपराधियों पर चीनी कानून, थर्ड था अफीम के व्यापार का प्रश्न, फोर्थ चीनियों का नफरत भरा व्यवहार, फिफ्थ और चीन में यूरोपीय व्यापारियों का शोषण, सिक्स्थ आपका कमिश्नर लीन की दमनपूर्ण नीति, और फिर सेवन है तत्कालीन कारण कि कमीशन लीन कार्यवाहियों से नाराज अंग्रेज व्यापारियों ने अपनी सरकार पर चीन से युद्ध करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। इसी समय कुछ अंग्रेज नाविकों के हाथों एक चीनी नाविक की मौत हो गई थी। इस पर कार्यवाही करते हुए अंग्रेज अधिकारी इलियट ने उनको जुर्माने सहित सजा सुना दी थी, परंतु चीनी सरकार इससे संतुष्ट न थी। वह उन अंग्रेज हत्यारों पर चीनी कानून के अनुसार मुकदमा चलाना चाहती थी, परंतु इसके लिए अंग्रेज अधिकारी इलियट तैयार न था। फलस्वरूप कैटन के कमिश्नर लीन ने मकाओ में रह रहे अंग्रेजों को जाने वाली भोजन तथा तेल की सप्लाई बंद कर दी, जिससे पहला अफीम युद्ध शुरू हो गया था। इसकी घटनाएं क्या थी कि नवंबर 1839 ईस्वी में इलियट ने अंग्रेजी कैप्टन स्मिथ को कुछ जंगी जहाज़ों के साथ चुएनपी की ओर बढ़ने का आदेश दिया, और दूसरी तरफ एडमिरल ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी थी। 3 नवंबर को पहले मुठभेड़ में चीन के 3 जंगी जहाज नष्ट कर दिए गए। जनवरी 1840 में ही चीन ने औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन पहले ही युद्ध का पक्षधर था, अतः उसने अपनी संसद से अप्रैल 1840 ईस्वी में चीन के खिलाफ युद्ध का प्रस्ताव पारित करवा लिया, और जून में चार्ल्स इलियट के भाई जॉर्ज इलियट के अधीन 540 तोपों एवं 4000 सैनिकों सहित इंग्लैंड के 16 जंगी जहाज कैप्टन के नज़दीक पर्ल नदी के किनारे पहुंच गए थे। यह युद्ध लगभग 2 वर्षों तक चला, लेकिन कमजोर चीनी सेना ज़्यादा समय तक अंग्रेजी सेना के सामने टिक नहीं सकी। अंग्रेजों ने सबसे पहले कैटन पर कब्जा किया और उसके बाद उत्तर की तरफ प्रस्थान किया। इसी समय चीनी सम्राट ने लीन को हटाकर चीन शान को कमिश्नर नियुक्त किया, जो माचू वंश से संबंध रखता था। फर्स्ट है अंग्रेजों द्वारा विजित अक्षेत्र की कमजोर चीनी सेना अत्याधुनिक अंग्रेज सेना का सामना करने में सक्षम न हो सकी, इसलिए अंग्रेजों ने तिनवाई, चेरसन, निपगो, अमाय तथा हांगकांग आदि पर कब्जा कर लिया था। 1842 की गर्मियों तक उनकी जल सेना यंगसे नदी में प्रवेश कर गई थी और जून में संगाई पर कब्जा कर लिया था। बाद में सेना ने नैनकिंग की तरफ बढ़ना शुरू किया और सम्राट ने मजबूर होकर अंग्रेज प्रतिनिधि हेनरी पोटिंगर से बातचीत करने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 29 अगस्त 1842 ईस्वी को नैनकिंग की संधि हुई और पहला अफीम युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार से 10,000 से भी कम सेना ने माचू वंश की प्रतिष्ठा को चकनाचूर कर दिया था। सेकंड है नैनकिंग की संधि। नैनकिंग की संधि के अंतर्गत रखी गई शर्तों व प्रावधानों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। फर्स्ट है, चीन की सरकार ने हांगकांग द्वारा द्वीप सदा के लिए इंग्लैंड को दे दिया। सेकंड, चीन ने अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के लिए $21 मिलियन देना स्वीकार कर लिया। थर्ड है आपका कि चीन की सरकार ने कैटन के साथ साथ अमाय, फूचो, निगपो तथा संगाई बंदरगाहें अंग्रेजों के लिए खोल दी थी। अंग्रेज इन स्थानों पर निवास कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, घूम फिर सकते थे, कारखाने स्थापित कर सकते थे। चीन के व्यापार संघ को होंग को समाप्त कर दिया गया, और अब ब्रिटिश व्यापारी चीनी व्यापारियों के साथ सीधा लेन देन व्यापार कर सकते थे।
नेक्स्ट है कि चीनी सरकार ने विदेशियों के साथ समानता का व्यवहार करना भी स्वीकार कर लिया था। आयात निर्यात कर पर समान शुल्क पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के अधिकारी समानता के आधार पर पत्र व्यवहार करेंगे। अंग्रेज पदाधिकारी के पत्र को प्रार्थना पत्र न कहकर संदेश पत्र कहा जाएगा। अक्टूबर 1843 ईस्वी की एक और संधि के अनुसार चीन में रहने वाले अंग्रेजों पर मुकदमे अंग्रेजी अदालतों में और अंग्रेजी कानून के अनुसार चलाए जाएंगे। जो रियासतें अन्य पश्चिमी देशों को मिलेगी वे अंग्रेजों को भी प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है बोंग की संधि। कि बोंग की संधि क्या थी? कि नोनकिंग की संधि के बाद चीन और ब्रिटेन के बीच 8 अक्टूबर 1843 को बोंग की संधि संपन्न हुई और इस संधि से कानून संबंधी वह विवाद समाप्त कर दिया जिसके अनुसार अंग्रेज अपराधी की सुनवाई चीनी कानूनों के अनुसार हो। इस संधि के द्वारा चीन की सार्वभौमिकता पर प्रहार किया गया था जिसके दूरगामी प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है अन्य पश्चिमी देशों के साथ संधियां। कि 24 फरवरी 1844 को अमेरिकी प्रतिनिधि मकाओ में पहुंचा और चीनी अधिकारियों से बातचीत कर एक संधि की जिससे इतिहास में बानगिया संधि के नाम से जाना जाता है। बाद में 1844 ईस्वी को फ्रांस के साथ और 20 मार्च 1847 को नॉर्वे के साथ तथा उसी वर्ष स्वीडन के साथ अलग अलग संधियां चीनी सरकार द्वारा की गई। इन संधियों के माध्यम से इन देशों को भी अंग्रेजों की समान सुविधाएं प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट आपका कि इसके प्रभाव क्या पड़े थे अफीम युद्ध के। अफीम युद्ध काफ़ी ऐतिहासिक महत्व रखने वाला युद्ध था। इस युद्ध में चीन प्रवेश के दरवाजे खुल गए थे। वहाँ औपनिवेशिक शोषण का एक नया दौर शुरू हो गया था। इसके परिणाम फर्स्ट था कि चीन की प्रतिष्ठा को किस तरह से धक्का लगा। कि प्रथम अफीम युद्ध से पहले चीनी लोग अपनी संस्कृति और देश को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, समझते थे। इस युद्ध के बाद उनका यह अभिमान दरा का दरा रह गया और मात्र 10,000 अंग्रेज सैनिक टुकड़ी ने उनको बुरी तरह से कुचल दिया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को भी बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा था और उनकी कमजोरी खुलकर सबके सामने आ गई थी। नेक्स्ट है विदेशियों के लिए चीन के द्वार खुलना। कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन की कमजोरी खुलकर सामने आ गई थी और इंग्लैंड इस युद्ध के बाद होने वाली नोनकिंग संधि के माध्यम से चीन में अपने व्यापार को सुरक्षित कर लिया था और इंग्लैंड के पद चिन्हों पर चलते हुए नए यूरोपीय राष्ट्र भी चीन व्यापार करने के लिए आने लगे थे। अब विदेशी व्यापारियों पर किसी प्रकार का कोई बंधन न था। अब चीन के द्वार सबके लिए खुल गए जिससे इतिहास में खुले द्वार की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चीन में पश्चिमी साम्राज्यवाद का उदय किस तरह से हुआ। इस युद्ध के बाद चीन में पश्चिमी साम्राज्यवाद का द्वार खुल गया। अब पश्चिमी देश केवल बंदरगाहों पर व्यापार करके संतुष्ट नहीं होते थे, अपितु वे चीन से और भी अधिक सुविधाओं की मांग करने लगे थे। उन्होंने चीन में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस प्रभाव को रोकने में चीन पूरी तरह से असमर्थ रहा। नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव। कि प्रथम अफीम युद्ध में चीन की हार के बाद वहां पर अफीम खुली बेची जाने लगी। चीन का नैतिक और आर्थिक होना आरंभ हो गया। अफीम व्यापार के कारण देश का व्यापारिक संतुलन डगमगाने लगा था। चीन की संपदा यूरोप में जाने लगी थी। नेक्स्ट है राजनीतिक समस्याओं का उदय। कि प्रथम अफीम युद्ध में हार तथा उसके बाद हुई नोनकिंग संधि ने चीनी सरकार की कमजोरी को आईना दिखा दिया और चीनी लोगों का अब अपनी सरकार से विश्वास उठने लगा। इसलिए चीनी सरकार अपनी साख बरकरार रखने के लिए एक बार फिर अंग्रेजों से खुद युद्ध करना चाहती थी। दूसरी तरफ अंग्रेज भी और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे। फलस्वरूप दोनों के मध्य टकराव की स्थिति ने राजनीतिक अस्थिरता को पैदा किया। नेक्स्ट है आपका ताइपिंग विद्रोह। की प्रथम विश्व युद्ध में चीन की हार से चीन की जनता काफ़ी गुस्से में थी। वह अपनी इस हार के लिए मांचू शासन को उत्तरदायी मानती थी, जिसका नाराज जनता ने मांचू सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को
ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना गया और इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य मांचू वंश को समाप्त करके शुद्ध स्वदेशी मिंग वंश बहाल करना था। 1853 ईस्वी में शुरू हुआ यह विद्रोह 1854 ईस्वी तक चीन के कई भागों में फैल गया था। ये थे आपका प्रथम विश्व युद्ध के घटनाएं और परिणाम।